चाहता है अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव पुल करना ही चाहता है, बट इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो रुक रहा है कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊंगा आपके पास, पर उसके इम्पैक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमने लगता है। ओके, ये कहानी। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और एनर्जी जैसे ही कम होगी वो थोड़ा सा सामने आ जाएगा न्यूक्लियस, और घूमेगा तो और सामने आ जाएगा न्यूक्लियस, अल्टीमेटली और सामने आते आते न्यूक्लियस से कोलाइड। ओके, न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार न्यूक्लियस से कोलाइड कर रही है, और न्यूक्लियस से यदि कोई चीज बार बार कोलाइड कर रहा है तो इसका मतलब एटम ब्लास्ट करेगा, एटम की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ा यही डिफेक्ट था कि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो अपनी एनर्जी को तो रेडिएट करेगा ही, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के सामने आते जाएगा, और सामने आते आते न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम की एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा चीज जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ही कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स, न्यूक्लियर कोलैप्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा, मानो कि एक एटम में उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। He could not explain the distribution of electron, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग डिस्टेंस के न्यूक्लियस से। जैसे बोर्ड ने हमें बताया था कि K सेल L सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट क्लासेस में। तो he could not explain the distribution or energy of electrons, वो कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा न्यूक्लियस के चारों ओर, या उन इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी इत्यादि, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड, his model could not give sufficient proof related to stability of an atom, related to stability of an atom। इनके मॉडल में सफिशिएंट प्रूफ हमें नहीं मिल पा रही थी कि एटम स्टेबल कैसे रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह रदरफोर्ड की मॉडल हो गई फेल, और आगे नेक्स्ट नील बोर की मॉडल आई। तो कुछ आपको इसमें दिक्कत है तो कुछ पूछ सकते हो आप, और एल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलिए हम लोग आप देखते हैं जो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, फिर उसके बाद किसने मॉडल दिया था? नील बोर की एक मॉडल आई। नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर ने एटम को क्या मॉडल दिया था? ओके, चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या बोला। इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus
in fixed circular path called orbits या shells। देखो जो हमारे नीलबोर्ड साहब थे उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे, नो डाउट, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था, इसने भी ये बताया कि घूमेंगे, बट इन्होंने रीजन दिया कि घूमने से स्टेबिलिटी आएगी। क्या रीजन दिया बाद में देखेंगे। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमेगी कॉल्ड ऑर्बिट्स या सन। तो इनके हिसाब से एक न्यूक्लियस रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगी इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ओके, अंडरस्टूड। रदरफोर्ड ने बोला था घूमेगा, जस्ट घूमते रहेगा, पर इन्होंने स्पेसिफिक बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। जो पहला पाथ होगा न्यूक्लियस के सबसे सामने, उसको हम लोग बोलेंगे के शेल, ओके, या फर्स्ट सेल, के सेल या फर्स्ट सेल या के ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। ओके, के सेल या फर्स्ट ऑर्बिट या के ऑर्बिट या फर्स्ट सेल बोल सकते हैं। सेकेंड वाला एल सेल या सेकेंड ऑर्बिट। थर्ड इज एम सेल या थर्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट इज एन सेल या फोर्थ ऑर्बिट। तो उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगी। ओके, फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते में, एक फिक्स सर्कुलर रास्ता है ये, दो दूसरा फिक्स सर्कुलर रास्ता है, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा भी होगी, छठी भी होगी, सातवीं भी होगी। ओके, नाम बढ़ते जाए, के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे बढ़ते जाए, ठीक है। और उन रास्तों को हम क्या बोलेंगे, वो सर्कुलर रास्ता जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको हम या तो ऑर्बिट बोलेंगे या फिर सेल। ये चीज ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सिर्फ ये वाला में घूमेगा, इन दोनों के बीच में नहीं घूमेगा, या तो के में घूमेगा या तो एल में घूमेगा, ये रास्ता, ये दोनों के बीच में नहीं घूमेगा कहीं, ये दोनों, ये वाली खाली जगह होगी के और वैसे ही एल और एम के बीच में खाली जगह होगी, घूमेगा या तो एल में घूमेगा या तो एल में घूमेगा, बीच में नहीं। ओके, ये क्लियर रखना है। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमेगी न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड रास्तों में, सर्कुलर वाली, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे या सेल बोलेंगे। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज एन ऑर्बिट और सेल? इट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। नंबर 2, ये नील बोर की थ्योरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, पूछे जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, तो मैं लिख दे रहा हूं समराइज करके, ध्यान से लिखो। नेक्स्ट, while in an orbit an electron, E minus electron के साइन, while in an orbit an electron can neither lose or gain energy. These orbits are referred as fixed, referred as stationary या fixed energy level. देखो ठीक है, while in an orbit, जब तक एक इलेक्ट्रॉन, जब तक कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, बोलने का मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है मानो के ऑर्बिट में है, तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, एग्जांपल ले लो, के ऑर्बिट में रहेगा, तो वो ना ही एनर्जी
लूज कर सकता है, ना ही एनर्जी गेन कर सकता है। ओके, जब तक वो एक घर में रहेगा, जैसे मान लो के सेल में, और के सेल की एनर्जी है 10, एक पल के मान लो 10 होती है, एक पल के मान लो के की एनर्जी 10 है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक के सेल में रहेगा उसको 10 ही एनर्जी रखनी है। ओके, इलेक्ट्रॉन जब तक के सेल में रहेगा उसको 10 ही एनर्जी रखनी है, वो किसी से एनर्जी नहीं ले सकता, वो लाइट वाइट से एनर्जी लेता है, रेडिएशन से एनर्जी लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक के सेल में घूम रहा है तो वो किसी से एनर्जी ना लेगा और ना ही अपनी एनर्जी निकालेगा। इन्होंने बोला अब एनर्जी निकालेगा नहीं, तो एनर्जी जब तक नहीं निकालेगा तब तक वो सामने जाएगा नहीं, और जब तक सामने नहीं जाएगा तो वो टकराएगा नहीं। सिंपल सी बात है। उन्होंने सिंपल भाषा में बोल दिया, while in an orbit an electron can neither lose or gain energy। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर घर में रहेगा तब तक उसको उतनी ही एनर्जी रखनी पड़ेगी जितनी उस घर में रहने की है। मतलब के में रहने की 10 एनर्जी है तो उसके पास 10 ही एनर्जी रहनी चाहिए, वो 11 या 12 नहीं। सिंपल सिंपल कहानी में समझ लो ऐसे कि मानो एक पर्टिकुलर होटल है, उसका एक रूम है, उसमें यदि आपको रहना है तो आपके पॉकेट में 100 रुपये ही, यदि 90 रुपया है तो आप उस घर में नहीं रह सकते, आपके पॉकेट में 1000 रुपया भी है तो आप उस रूम में नहीं रह सकते। एग्जैक्टली यदि 100 रुपया रेंट है तो 100 ही रुपया आपके पॉकेट में चाहिए, तब आप उस घर में रह सकते, ओके, या उस रूम में रह सकते। तो ये कहानी उसने बोला। वैसे ही एल सेल में रहने की अपनी एनर्जी, एम सेल में रहने की अपनी एनर्जी होनी चाहिए, एन सेल में रहने की अपनी एनर्जी होनी चाहिए, फिक्स। ओके, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा। ओके, इसलिए इन ऑर्बिट्स को या इन सेल्स को बोला जाता है स्टेशनरी या फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इन सबको फिक्स्ड एनर्जी लेवल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो के सेल एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, एल सेल भी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन यदि फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो एनर्जी लूज कर ही नहीं सकता है, ना ही किसी से गेन कर सकता है। सिंपल सी बात है। ओके, तो वो सेम एनर्जी के साथ अपना घूमते रहे। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन। आपके सवाल दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या होगा यदि एनर्जी गेन हो जाता है बाय चांस, या एनर्जी लूज होता है बाय चांस, तो क्या होगा? एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन ऑर्बिट, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन ऑर्बिट। वो ऑर्बिट्स के बीच में जंप कर सकता है, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर में आ सकता है। एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन ऑर्बिट्स by absorbing or emitting required amount of fixed energy। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर समझना। मानो के सेल है, एल सेल है, एम सेल। के की एनर्जी एक पल के मानो 10 है, एल की 15 है और एम की 20। ओके, तो एक चीज आपको दिमाग में इस एग्जांपल से ही क्लियर हो जानी चाहिए कि एनर्जी बढ़ती है जब आप बाहर जाते हो, ये दिमाग में रखना है। के सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, एल सेल की एनर्जी ज्यादा है, एम सेल की और ज्यादा है, एन सेल की और ज्यादा। बाहर और जाओगे तो एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सामने पहुंचने लगता है उसकी एनर्जी कम होती है। ओके, ये तो जस्ट एक मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, दिस इज नॉट द एक्चुअल एनर्जी ऑफ के सेल। तो मान लो कि के सेल की एनर्जी 10 है, एल सेल की एनर्जी 15 है, एम सेल की एनर्जी। तो यदि इलेक्ट्रॉन ये पर्टिकुलर के सेल में जब ये इलेक्ट्रॉन है कोई, तो वो के सेल से एल सेल जाना चाहता है, एक परिमाण लो के सेल से एल सेल जाना चाहता है, तो किसी सोर्स से वो 5 की एनर्जी गेन कर देगा। ओके, एग्जैक्टली 5 की एनर्जी गेन करेगा, तब वो 10 वाले घर से 15 वाली घर। और यदि वो मानो किसी एनर्जी सोर्स से 10 एनर्जी गेन कर लेता है तो वो इसमें नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट एम में जाएगा। ओके, अब यदि ऐसा होता है
आप बोलोगे कि कोई आया 6 वाला एनर्जी सोर्स, एनर्जी मिलती है कोई लाइट वाइट से, ठीक है, कोई लाइट मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, कोई लाइट के सोर्स से एनर्जी मिलती ऐसा। तो मानो आप बोलोगे कि सर कोई 6 का एनर्जी वाला सोर्स आए, कोई 6 का एनर्जी आए, तो 6 का एनर्जी ये ऑब्जर्व नहीं करेगा। क्यों नहीं ऑब्जर्व करेगा? क्योंकि 10 वाला 6 ऑब्जर्व करके नहीं जा सकता, ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ जा सकता है। उसे एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है जितनी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करती है। ओके, मतलब क्या है, यदि के सेल से एल सेल में जाना तो 5 ही वाला सोर्स से एनर्जी गेन करेगा, ऐसा नहीं कि 6 वाला से गेन कर लेगा, यहाँ से नहीं, वो 6 वाला एनर्जी गेन ही नहीं करेगा। उसको यदि जाना ही है 15 वाली में तो 5 ही वाली गेन करेगा, 6 वाली को गेन ही नहीं करेगा, क्योंकि 16 वाली एनर्जी लेवल तो है ही नहीं, है ही नहीं, के बाद एल है, एल के बाद एम है, 16 वाली एनर्जी लेवल तो है ही, तो 6 वाली सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब बात ओके, तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैन जंप, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है ऑर्बिट्स के बीच में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट्स में जा सकता है बाय एब्जॉर्बिंग, पहले एब्जॉर्बिंग भाषा समझा दूं, बाय एब्जॉर्बिंग, देखो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हायर में जाएगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ओके, बाय एब्जॉर्बिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, एकदम फिक्स उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब, ना तो कम ना तो ज्यादा, एकदम फिक्स उतना ही एब्जॉर्ब करना, तभी हो जा पाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, और एमिटिंग, अब मानो एमिट करता है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, तो मानो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने से 5 की एनर्जी बाहर निकाल, ये एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने से 5 की एनर्जी बाहर निकाल, 5 की एनर्जी बाहर निकाल दिया तो 15 से 10 निकाल, ठीक है ना। अब मानो 20 वाले ने 10 निकाल दिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इसने 10 निकाल दिया, तो 10 निकाल दिया तो फिर वो डायरेक्ट के वाले से, ओके, एमिट किया एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं कि 20 वाला बोले कि मैं 2 एनर्जी लिबरेट करता हूँ, 2 एनर्जी लिबरेट करके वो कहीं नहीं जा सकता। ओके, 5 करेगा तो ये यहाँ आ सकता है, ओके, लोअर में आ सकता है, एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको एब्सॉर्ब करनी है, तभी वो जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। ओके, Excuse me, sir. हाँ बोलिए Excuse me, बेटा, sir. बोलो Sir, बेटा। last point पे आपने लिखा था कि an atom can neither lose or gain energy. So, sir, इस point में energy कैसे gain कर सकता है? हाँ बता रहे, सुनो, मैंने क्या लिखा था, while in an orbit, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक घर में रहेगा, जब तक वो एक घर में रहेगा तब तक वो लूज नहीं कर सकता, ना ही गेन कर सकता, पर वो जैसे ही गेन किया उसको हायर में जाना पड़ेगा, या लूज किया तो लोअर में आना पड़ेगा, वो उस घर में नहीं रह पाएगा। समझे बात को? क्लियर हो गई? Excuse me, Yes, sir. sir. हाँ बोलो बेटा। सर अगर के शेल को लूज करना है तो फिर वो कहाँ जाएगा? के सेल इज द मिनिमम एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी से नीचे एनर्जी लूज नहीं हो सकती, जिसके बारे में आप लोगों को बाद में पता चलेगा, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, हर चीज की एक मिनिमम एनर्जी लेवल होती है, आप मिनिमम एनर्जी से नीचे एनर्जी को नहीं कर सकते। ओके, के सेल में आने के बाद वो एनर्जी नहीं यूज करेगा। वैसे भी बेटा नील बोर की भी मॉडल गलत प्रूव हो गई, ऐसी बात नहीं है, अब नील बोर की भी कोई सही मॉडल नहीं पा रहा है, ये मॉडल भी गलत है, और नए नए मॉडल्स आएंगे जो सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बट नील बोर की मॉडल ने मॉडर्न मॉडल को डेवलप करने में काफी सहयोग किया था, तो हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि नील बोर ने कुछ क्राइटेरिया, मतलब कुछ स्टेज बनाया, और उस स्टेज को देखने के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में और चीज आई, फिर उसके बाद उनको समझ आया नहीं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस आनी चाहिए, एटम ऐसा। ओके, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे सीनियर क्लासेस में, बट फिलहाल इसको समझ गए ना। तो हायर एनर्जी में यदि कोई जाता है तो एनर्जी गेन करेगा, सिंपल सी बात है, हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, लोअर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा। के सेल्स की एनर्जी जो होती है मिनिमम एनर्जी होती है, उससे नीचे एनर्जी ड्रॉप नहीं हो सकती। ओके सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जैसे KLM शेल है तो शेल का नंबर फिक्स्ड रहता है या वो फिर वो इनफिनाइट हो सकता है? इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जा सकती है। शेल का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इलेक्ट्रॉन है और कोई ऐसा बनाया नहीं हुआ रास्ता,
सेल का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा एकदम रास्ता बनाया हुआ जैसे रोड होते हैं वैसा रोड नहीं बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन। लो प्रकाश चालू हो गई। क्या हो गया? ओके, एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमती है, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, फिर हम लोगों ने एक पॉइंट ट्रेस किया तो हमको पता चला कि हाँ ये ऐसे सर्कुलर पाथ, तो इसको हम लोगों ने केस से बोल दिया, फिर बीच में नहीं घूम रही, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 ऐसे, तो इसको मैंने रास्ता ट्रेस किया तो देखा ये भी एक सर्कुलर पाथ आ रहा, तो इसको हम लोगों ने एल सेल या एम सेल बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है। तो सर Z के बाद फिर हम लोग कैसे एब्रीविएट करेंगे? देखो बेटा, टू से कि एक्चुअली हम लोग उतना दूर तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। देखो ध्यान से समझो बात को, अच्छी क्वेश्चन है, दिमाग में आई है तो एक्चुअली के सेल एल सेल बोलने का मतलब क्या है, जैसे के सेल एक पर्टिकुलर ये डिस्टेंस है, मानो x सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो x, y सेल की एक डिस्टेंस है, मतलब सॉरी एल सेल की एक डिस्टेंस है y सेंटीमीटर, m सेल की एक डिस्टेंस है z सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ओके, वही डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर लेटर, और z सेल आते आते आपके लिए एक न्यूक्लियस की इंफिनिटी आ जाती है। न्यूक्लियस की इंफिनिटी बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ना, इस पॉजिटिव चार्ज की अपनी एक फील्ड होगी, मानो यहां तक इसका फील्ड, ओके, मानो वहां तक इसका फील्ड है जहां पे वो नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है, ओके, यहां पे मैक्सिमम वो नेगेटिव चार्ज को अपने फील्ड में अट्रैक्ट करके रख सकता है। पर मानो जब इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के बाहर आ गया, इस फील्ड के बाहर आ गया, ये डिस्टेंस इसके लिए इंफिनिटी। इंफिनिटी बोलने का मतलब कोई अनंत डिस्टेंस नहीं है, इंफिनिटी बोलने का मतलब होता है कि वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियर पुल के बियॉन्ड हो गए, ओके, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पुल के बियॉन्ड भी जा सकती है, सिंपल सी बात, जा सकती है, और वो जो जेड सेल है इंफिनिटी के अंदर ही जा, अंडरस्टूड, जब वो एटम के बाहर निकल गया तो उसको हम लोग बोल दिए वो इंफिनिटी में चला गया, तो जेड सेल आपको इंफिनिटी से पहले ही आ जाता, ओके ओके सर, थैंक यू सर। देखो बेटा, एक्चुअली दीस मॉडल्स आर ऑल रॉन्ग, इसीलिए उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते। के सेल एल सेल सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, और Z में उतनी डिस्टेंस है कि वो मैक्सिमम न्यूक्लियर पुल जहां तक रहेगा वो Z सेल, फिर उसके बाद वो बाहर निकल गया तो इंफिनिटी आ गई, ओके, यस सर। इंफिनिटी इज बियॉन्ड न्यूक्लियर पुल, समझिए बात, इंफिनिटी इज बियॉन्ड न्यूक्लियर, बेटा लो, यस सर। यस सर। लिख लो लिख लो लिख लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी इसके बारे में, मैं सम अप कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगी एक फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते में जिसको हम लोग ऑर्बिट या सेल बोलेंगे, अपने भाषा में लिखना, ठीक है ना, बस दिमाग रखो, इलेक्ट्रॉन घूमेगी एक फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते में जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलेंगे। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर घर में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, जैसे ही वो एनर्जी गेन किया हायर में चल जाएगा, लूज किया लोअर में चल जाएगा, पर K इज द मिनिमम एनर्जी, उसके नीचे एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी, ओके, ये पॉइंट उसी में कवर कर दिया कि हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, लोअर में जाएगा, ये ध्यान में रखनी है, 3 पॉइंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट भी मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूं, देख लो पहले मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूंगा, फिर फोर्थ में डिस्कस करता हूं, थोड़ा जगह चाहिए, ओके, आई सपोज हो गया होगा आपका, यस सर, Yes, यू sir. कैन ड्रॉप। लिख रहे हो, हो गया सर। Okay.
एक और देख ही लो, आई सपोज ये है आपके बुक में मेंशन, आई सपोज इलेक्ट्रॉन नहीं मेंशन है तो जान लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन विल only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। नहीं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट आप जान लो, आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये वर्ड जानो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, आप लीनियर मोमेंटम का फार्मूला जानते हो ना? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। यस, वेरी गुड। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में तो बॉडी चल रही है, ओके? तो कोई बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन पाथ इत्यादि में चल रही है तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होगी दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना? अब कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ में चल रहा है, कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है, उस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की रेडियस उससे इंटू करना। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ओके? एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं होता है, सिंपल लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ऐसे मान लो, ठीक है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इट इज नोन एज एंगुलर, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं, इट्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, या नील बोर के मॉडल में समझ लो कि रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है ना? रेडियस ऑफ द शेल। तो अलग अलग शेल के लिए रेडियस अलग होगी। तो बोल क्या रहा है ये लॉ, देखो, इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन घूमेगा सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, उसकी जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो मल्टीपल होगी ये पर्टिकुलर एक कांस्टेंट, ये पर्टिकुलर एक कांस्टेंट h by 2 pi is a constant। h एक प्लैंक्स कांस्टेंट होती है जिसका वैल्यू आपको मैं बता दे रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ठीक है ना? और पाई का तो वैल्यू आप जानते हैं। तो बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घरों में घूम सकता है जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी h by 2 pi की मल्टीपल होगी, 1 into this, 2 into this, 3 into this, 4 into this, ओके? उन्हीं घरों में घूम सकता है, ओके? तो n की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, n का वैल्यू कुछ 1.5 नहीं हो सकता, ओके? n का वैल्यू कंप्लीट 1 2 3 4 ऐसे है, अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है, देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, इसका मतलब जो है वेरिएबल है सिर्फ रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ही पकड़ सकता है, तब ना ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड आ रहा है, ओके? तब ना ये वैल्यू एक मल्टीपल आएगा कोई चीज का। बोलने का मतलब क्या है, रेडियस का कोई अनाप शनाप वैल्यू नहीं हो सकता है, रेडियस का कुछ फिक्स की वैल्यू हो सकता है। जैसे मैं 1 into इतना कर रहा हूं, h by 2 pi, 2 into इतना कर रहा हूं, 1.5 into इतना तो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 1.5 into इतना करूंगा तभी कुछ वैल्यूज तो आएगा रेडियस का,
तो वो वैल्यू नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घर में घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होगा h/2 जो कांस्टेंट आएगी वैल्यू इनटू n, ओके, मल्टीपल n 1 2 3 4 का मतलब क्या है? n is 1 is k cell, l cell, m cell, n cell। आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन जब पहला सेल में घूमेगा और फर्स्ट सेल, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या? और फर्स्ट सेल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 1 n की जगह डालोगे और फर्स्ट सेल h/2 एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है। और सेकंड सेल 2h/2 जो 2 कट जाएगा h/2 और सेकंड सेल n की जगह 2 रखो तो 2h/2 तो h/5। समझे बात को? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी सेकंड सेल में h/2, फर्स्ट सेल में h/2। समझे? फर्स्ट सेल में h/2, सेकंड सेल में h/5। ओके, ये ध्यान में रखना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए लेवल से टफ हो जाता है, बट सिंपल में समझ लो, कुछ दिमाग में लगाना है कि एंगुलर मोमेंटम का कुछ ही फिक्स्ड वैल्यू हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम का अनाप शनाप कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा। और कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा इसका मतलब कि मास तो हमेशा फिक्स्ड होता है, वेलोसिटी भी हमेशा फिक्स्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस का मतलब पक्का फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, कुछ ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। यदि k सेल में घूम रहा है तो k में घूमेगा, l में घूम रहा है तो l में घूमेगा। k और l के बीच में कोई सेल में नहीं घूमेगा, ठीक है ना? ये सब जगह में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, ये सब खाली जगह, ये सब जगह में नहीं इलेक्ट्रॉन घूम सकता। समझे बात को? इलेक्ट्रॉन घूमेगा सिर्फ वही ऑर्बिट में जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होगी इस कांस्टेंट। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर। जल्दी जल्दी लिख लो इसको। हाँ बोलो बेटा। नो सर, नो डाउट। ठीक है, जल्दी इसको उतारो, मैं पानी लेके आ रहा हूँ जल्दी। हो गया बेटा? तो नील बोर का ये मॉडल था। फिलहाल के लिए 9 10 जब तक 10 पार है तब तक मान लो कि नील बोर की मॉडल सही है, बट नील बोर की मॉडल गलत हो गई। पढ़ेंगे इसके बारे में सीनियर क्लासेस में, ओके। बट डिफेक्ट्स ऑफ नील मॉडल, नील बोर मॉडल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नील बोर की मॉडल्स में क्या डिफेक्ट था वी डोंट हैव टू सी नाउ। फिलहाल नील बोर का मॉडल आप सही मान लो, बट इट्स रॉन्ग, इतना दिमाग में रहना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन पे जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनको बनाओ अभी तक, फिर देखेंगे आगे कि और मॉडल एटम का कैसा है। अभी तक हम लोग फैक्ट बोलूं कि अभी भी मॉडल रिसर्च जितनी हो गई है, अभी भी एग्जैक्ट एटम का मॉडल नहीं मालूम अच्छे से, अभी भी रिसर्च ले गया है। ओके, चलिए इसको मिटाता हूँ। तो प्रोबेबली कुछ एटम ऐसा हो सकता है, हम लोग अभी तक जाने, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रोबेबली समझ गए कि एक एटम ऐसा हो सकता है, और वो सही है कि नहीं है वो तो मैंने बता दिया आपको, सही नहीं है, बट दिमाग में रखना है उस मॉडल को, एटम ऐसा कुछ है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आएंगे टू अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, ये एक पर्टिकुलर एटम का एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर।
देखिए सपोज करो मैंने एक ऐसे सिंबल लिखा, मैं एक जनरल भी लिख रहा हूँ और एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ। एस सल्फर के सिंबल और नीचे में मैं लिख रहा हूँ जेड। तो जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, ओके। और ए का मतलब होता है मास नंबर, और सल्फर की मास नंबर जो है 32, ओके। अब इन सबका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। यदि कोई चीज x के जगह पे लिखा हुआ है तो समझ लेना दैट इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ओके। x का मतलब होता है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। x के जगह पे कोई चीज लिखा हो जो आपको दिख रही है ऐसे सिंबल ऑफ सल्फर। z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बताऊंगा तुम्हें। A is मास नंबर। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे, सिंबल तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंबल के बारे में इन डिटेल्स चैप्टर 1 में बताया हूं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम लोग जेड से लिखेंगे, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है ना। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, उसका मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने सारे प्रोटॉन्स हैं वो आपको Z से पता चलेगा, या बोले तो सिंबल के सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है नीचे में जो लिखा हुआ है। तो सल्फर में 16 प्रोटॉन है। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इफ न्यूट्रल एटम, यदि एटम न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है मतलब एटम न्यूट्रल होती है इनफैक्ट। यदि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको सबको ये बात मालूम है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। फंक्शन ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। So if a neutral atom है तो atomic number can be also told as equal to number of electrons, but basic definition होती है it is the number of proton in an atom, okay. इसका एक और बात, it is the characteristic property of an atom, it is a characteristic property of an element। कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक यूनिक होता है। कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं है। बोलने का मतलब कोई भी दो एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी सेम नहीं रहती। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक यूनिक क्वालिटी होती है हर एलिमेंट की, और हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग, ओके। ध्यान रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है हर एक। जैसे 16 सल्फर का है ना एटॉमिक नंबर, कोई भी और एलिमेंट का 16 नहीं हो सकता है। तो ये तो कहानी है, बस इतना ही। एटॉमिक नंबर के बारे में और कोई बेसिक इंफॉर्मेशन ज्यादा देना नहीं है, ओके। अब यदि मैं आपके सामने मास नंबर की बात करूं, मास नंबर is denoted by a symbol A। सिंबल A से हम लोग डिनोट करते हैं जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ऊपर में लिखी जाती है, ओके। नंबर का मतलब क्या है, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन। देखो बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप मिला दो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, दैट इज डिनोटेड बाय मास नंबर, ठीक है ना, दैट इज डिनोटेड बाय मास नंबर। तो जो मास नंबर बेसिकली जो होती है, इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल 0 n 1 बताया था आप लोग, है ना। मास नंबर इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अंडरस्टूड। और यदि न्यूट्रल एटम है, यदि न्यूट्रल एटम है तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके। It is an approximation of the total mass of an atom in atomic mass unit। आप लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एक यूनिट एटम्स के मास को बताने के लिए यूज होता है, तो बताया हूं आपको। तो मास नंबर क्या, इट इज approximation of the total mass of an atom। एक एटम का रफ मास हमें पता चलता है उसके एटॉमिक मास या मास नंबर से। एक पर्टिकुलर एटम का मास नंबर उसकी टोटल मास के बारे में बताता है इस यूनिट। बोलने का मतलब सल्फर की जो मास है सल्फर एटम की, इट्स 32 AMU, ओके। ये दिमाग में रखना, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, लगभग लगभग आसपास, ठीक है ना, लगभग आसपास होती है मास ऑफ एन एटम की इन एटॉमिक मास। ये कुछ आइडिया हैं जो क्लियर रखनी है आपको, इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो मैं बताऊंगा, पहले आप इसको लिखो, जल्दी से लिखो बेटा इसको। कोई डाउट है किसी को? आई सपोज नो, बहुत सिंपल है, लिखो। चलिए आगे देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखो, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कुछ ऐसे, क्लोरीन 1735, ओके। तो इसका मतलब क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं। A which is equal to, या पहले ऐसे समझो, Z is equal to atomic number, okay, which is equal to 17, है ना। इसका Z क्लोरीन के लिए 70 है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर क्लोरीन के लिए 70। number of proton is equal to number of electron which is equal to 17 if neutral atom, यदि ये neutral atom है तो, यदि क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर, क्या, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ न्यूट्रल एटम, इस केस में सब। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को पता चला, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 0 and 1 सिंबल होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिएगा, मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह में Z लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह में मैंने Z लिख दिया प्लस नंबर ऑफ, अब मैं Z को इधर भेज दूं, A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जाननी है, एक एटम में कितनी न्यूट्रॉन्स है ये आपको जाननी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एटम में कितनी न्यूट्रॉन्स है ये आपको जाननी है, तो बस आप मास नंबर से माइनस कर दो। तो इसमें क्या करेंगे, इट्स 35 माइनस 17, 18 है ना। मास नंबर से यदि आप एटॉमिक नंबर को माइनस करते हो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिंपल क्वेश्चन आएगी स्कूल एग्जामिनेशन में। तो कोई भी दिक्कत कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सपोज क्या सपोज का आपको एक सिंबल दिया गया है, ऐसे लिखा हुआ, ओके। आपको बोला गया कि इसमें इस सिंबल में कितने सारे प्रोटॉन हैं, कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कितने सारे न्यूट्रॉन हैं, बताइए, बता सकते हैं आप? Yes, sir. Sir, Sir, number of protons 16. and sir, number of electron also 16 and number of neutron also Also 16. 16. बेटा रॉन्ग आंसर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान देना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स ए जेड में लिखा या एक्स जेड ए लिखा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नो डाउट। 16 है तो 16 प्रोटॉन, परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Sir, बट 14. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तभी होती है जब न्यूट्रल एटम होती है, बट आपको सल्फर पे 2 माइनस चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. Sir. और सल्फर पे जब 2 माइनस चार्ज आ गई है तो किसी में जब नेगेटिव चार्ज आती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ना। तो 18 हो जाएगा सर। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तब ना ये सल्फाइड आयन है बेसिकली, तो सल्फाइड आयन ने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब ना इस पर 2 माइनस चार्ज आ गई है। तो इस सिंबल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 16 तो पहले से मौजूद थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो नहीं है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो पहले 16 थी, तो 16 के बाद कुछ 2 बढ़ा तब ना 2 नेगेटिव चार्ज आई, तो 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सिंपल है, सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, एटॉमिक मास से या मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस 32 minus 16 is 16। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस Yes, सर। sir. Clear. Yes, sir. तो आयंस दिया हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, उसको करना सिंपल वाले। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉर्म। ओके, छोटी सी होमवर्क है, यू कैन डू इट। A, let's 15, 13, B, sodium 11, C, Ag2 plus 12, 24. Okay, D, lithium 3, 7. E, O2 minus 16, O2 minus 8, 16. ओके, तो ये एक सिंपल होमवर्क दिया हूँ, इसको करके आना नेक्स्ट क्लास में। पर एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलो ये मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूँ, तो मुझे बताएगा इसमें प्रोटॉन, पहले मुझे बताओ इसकी एटॉमिक नंबर क्या है। सर 12। तो इसकी एटॉमिक नंबर 12 है। मास नंबर क्या है? 24. 24। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12। 12 भी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू atomic number. Number of proton is always equal to atomic number. Number of electron कितनी? 10। 10, sir. 10। Yes. No? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज तभी आ सकती है जब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। लूज दो होती है। इलेक्ट्रॉन निकली, न्यूट्रल में तो 12 के 12 ही होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए 10 हो गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो कितनी होगी? 12। 12 होता है। मास नंबर -7। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। तो फिलहाल मैं कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा आज, क्योंकि टाइम है भी नहीं स्टार्ट करने की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ आइसोटोप्स, आइसोबार इत्यादि को। ओके, तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू। Thank you, sir.